हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किए पर्यावरण के काफ़ी सारे चैप्टर्स, और अब हम जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है कुछ चैप्टर्स में हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर करे हैं क्लास 3 के एनसीईआरटी ईवीएस के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए हम इन पर अपना डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पॉइंट्स हमने देखे हैं, हम उन पॉइंट्सों को देखेंगे। कि देखिए, सबसे पहला है कि चूहों की देखने की क्षमता कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। देखिए, ये भी आपने देखा था, मैंने आपको एक लाइन में बताया था कि चूहों के बारे में कि इनकी सूंघने की, छूने की और टेस्ट करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनकी देखने की क्षमता कम होती है। तो जब भी चूहे की इस तरह की कोई बात आती है तो आप इस बात को ध्यान रखें कि चूहे देख अच्छे से नहीं सकते, लेकिन सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है आपका सेकंड नंबर का, नागपुर के जो लोग होते हैं दाल में चीनी डालते हैं। किस तरह से खाते हैं? ये दाल में चीनी डाल के खाते हैं। डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं दिखाई देती है, जिन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं। डांस में जो आप हाथ पैर के जरिए जिस तरह से वो डांस को प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें मुद्रा और भाव कहा जाता है। ये सारे जो क्वेश्चन है सभी आपके सीटेट एग्जाम के व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। और मैंने जितना भी अभी तक ईवीएस चैप्टर्स कवर करवा दिए हैं वो सारे चैप्टर्स आप अच्छे से देख सकें। तो आप सभी इस वीडियो को जितना अच्छे से देखेंगे, इस वीडियो का हर एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। देखिए, हमने एक ही चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो मैना होती है वो अपनी गर्दन झटके से घुमाती है। मैना अपनी गर्दन किस तरह से घुमाती है? झटके से घुमाती है। और अगर उल्लू के बारे में आप बात करते हैं तो जो उल्लू है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वह उन्हें उड़ने में मदद, पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए आते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि एक मोटे कागज पर लिखी जाती है जिसमें एक नुकीली चीज से बिंदुओं को उभारा जाता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ब्रेल लिपि के बारे में बताया गया है। ब्रेल लिपि में उभरे हुए बड़े बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे पढ़ा जाता है। ब्रेल लिखावट उन लोगों के लिए होती है जो आंखों से देख नहीं सकते, वह उन्हीं बिंदुओं को छूकर इसे समझते हैं। देखिए, ब्रेल लिपि के बारे में जो बातें की गई हैं, ब्रेल लिपि के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरह से मतलब क्वेश्चन में इसके बारे में दे दिया जाएगा और कौन सा पॉइंट आपका सही नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप यहाँ पर ब्रेल लिपि के बारे में जो भी बातें मैंने यहाँ पर बताई है, याद रखें कि जो ब्रेल लिपि है इसको उंगलियों के सहारे पढ़ा जाता है। एक नुकीली धारदार वस्तु होती है, उससे इस लिपि को उभारा जाता है। और मेन थिंग इसमें एक बात और कि इसमें ये जो 8 बिंदुओं पर आधारित होती है और इसमें जो लिखावट होती है उसे हम आँखों से देख नहीं सकने वाले लोगों के लिए रहती है। ये ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के थे, उनके नाम पर इस लिपि को रखा गया है। क्योंकि क्या थे, जब वो लुइस ब्रेल थे वो बहुत छोटे थे, तो उस टाइम पर एक दुर्घटना में अचानक उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो लेकिन उन्हें पढ़ने की बहुत इच्छा थी, तो इस कारण से उन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया। और एक और बात, मैं अभी आपसे 8 बिंदुओं कह रही थी, लेकिन आप याद रखें 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बाय मिस्टेक मैंने आपको 8 बिंदु कह दिया, ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अब ये कंप्यूटर के प्रयोग में भी लिखी जाती है। अगर आप बच्चों को ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में बताएंगे और समझाएंगे तो वह उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप बच्चों को बताएंगे, डायरेक्ट बताएंगे, अगर पॉसिबल हो सके तो उनके सामने प्रैक्टिकल मौजूद हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। शुरुआत में बर्तन, जब बहुत पुराने टाइम पर जब बर्तनों की बात हुई तो जो बर्तन थे वो पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए गए। बर्तन किस तरह के बनाए गए? चिकनी मिट्टी के बनाए गए या फिर पत्थर के बनाए गए। फिर अगली बात हम करते हैं, श्रीनगर में प्रसिद्ध जो चाय है उसको बोला जाता है कहवा। क्या बोला जाता है? श्रीनगर में प्रसिद्ध जो चाय है, इस चाय का नाम है कहवा। श्रीनगर की प्रसिद्ध जो चाय है, इस चाय का नाम है
कहवा, हम इसे कहवा कहते हैं। तो श्रीनगर की ये प्रसिद्ध चाय है। डल लेक कहाँ पर है, ये बात आप सभी को पता है कि डल लेक कहाँ पर है, ये है आपकी श्रीनगर में। और श्रीनगर में जो नाव होती है, आप विजिट करने जाते हैं तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे हम शिकारा कहते हैं। टूरिस्ट जो डल लेक एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, ये शिकारा नाम की नाव से ही करते हैं। फिर आगे बात आती है हाउस बोट श्रीनगर में पाई जाती है। देखिए जो शिकारा है और हाउस बोट है, ये श्रीनगर में पाई जाने वाली नाव है। अब आगे पक्षियों के बारे में है। पक्षी कीड़ों को खाकर फलों को कीड़ों से बचाते हैं। पक्षी क्या करते हैं, कीड़ों को खा लेते हैं, उसकी वजह से जो फल होते हैं वो बच पाते हैं। बज्जू नामक गांव राजस्थान में है। मैप को समझने के लिए सिंबल्स की समझ होना ज़रूरी है। बज्जू नामक जो गांव है वो कहाँ पर है, राजस्थान में। रीयूज़ वाटर के बारे में डिस्कशन करने से बच्चों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। देखिए आप यदि बच्चे को रीयूज़ वाटर के बारे में समझाएंगे तो वह समझेगा कि किस तरह से जल का संरक्षण है और उसमें ये जागरूकता पैदा होगी, क्योंकि आप भी यदि इस तरह के काम करेंगे तो बच्चा इस चीज़ को समझेगा। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं, इसके सूप को लिंग हु फेन कहते हैं। देखिए हमने एक चैप्टर में खाने को लेकर के पढ़ा था, केरल का खाना था, गोवा का था और एक हांगकांग का था। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं और इस खाने को लिंग हु फेन कहते हैं। इस सूप को बोला जाता है, ये ध्यान रखना, इसके सूप को बोला जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ से पॉइंट है, इसके सूप को लिंगहू फेन कहा जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। देखिए हमने खाने वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें इन सभी पॉइंट पर डिस्कशन भी किया था। टेपियोका के बारे में भी डिस्कस किया था, केरल का है और इसे उबाल कर खाया जाता है। यहाँ तक जो था खाने का डिस्कशन हमारा। फिर कुछ पक्षियों के बारे में था, उनकी चोंच के बारे में मैंने आपको बताया था कि चोंच से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बल्चर के बारे में बताया गया है कि जो बल्चर है किससे बोलते हैं, इंग्लिश में बल्चर गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाता है। इससे प्रकृति का सफाई करता भी बोला जाता है। गिद्ध को प्रकृति का सफाई करता भी बोला जाता है। और चोंच मैंने आपको याद हो तो आपको मैंने एक वीडियो में चोंच बताई थी, एक अलग पक्षी की, एक अलग पक्षी की, कि एक की इस तरह है और एक की सुई की नोक की जैसी थी। तो वो जो हमिंग बर्ड होता है इसकी चोंच सुई की नोक की जैसी होती है। यदि आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैं ईवीएस के सभी चैप्टर्स को कंटिन्यूअसली पूरा कंप्लीट करवा रही हूँ। आप इस चैप्टर को अच्छे से देखें और ये पॉइंट्स तो सभी चैप्टर के एनालिसिस पॉइंट मैंने लिए हैं। नेक्स्ट है कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं। मैंने आपको बताया था कि पक्षियों के कलर से संबंधित भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखें कि कबूतर की चोंच गुलाबी और पंख ग्रे कलर के होते हैं, ग्रे रंग के होते हैं। अब घर, यहाँ से जो हमारा ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो को मेरा जितना अच्छे तरीके से देखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। और मेन थिंग इसमें यह है कि आपके लिए पूरे एनालिसिस पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। मैंने इस पूरे एनालिसिस पॉइंट को भी लेकर के एक वीडियो बनाया है। तो आप सभी बहुत अच्छे से सीटेट एग्ज़ाम की और बाकी टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जहाँ भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम जल्दी एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मेरा आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।